नमस्कार श्रोताओं, जब बात आती है नारी की, नारी ही वो शक्ति होती है जो न सिर्फ हमारे घर को, हमारे घर में रहने वाले परिवार के एक एक सदस्य का ध्यान रखती है, बल्कि ऐसा भी कहा जाता है कि नारी स्वस्थ है तो हमारी पूरी दुनिया स्वस्थ है। तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जो नारियों को हम होने ही न दें। उन बीमारियों से पहले ही अगर हम महिलाओं के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लें और उन्हें जागृत करें, उन्हें जागरूक करें कि भाई इन बीमारियों से आप कैसे बच सकती हैं, जरा सी सावधानी रखेंगे तो बड़ी बड़ी समस्याएं जो आगे बन सकती हैं वो मिनटों में दूर हो जाएंगी। ऐसी ही विषय पर आज हमने बातचीत करने के लिए हमारी स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर ज्योति चौहान जी को, जो फॉक्सी संस्था सागर ब्रांच की अध्यक्षा भी हैं। तो डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिन्हें समय रहते हम महिलाओं में जाने से रोक सकते हैं? सबसे पहले तो यदि हम बात करें तो जो महिलाओं में सबसे ज्यादा परेशानी का कारण बनती है वह है खून की कमी, एनीमिया। एनीमिया तो उसको बहुत ही आसानी से हम होने से रोक सकते हैं यदि हम अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। अगर हम सोचें तो पहले के जमाने में जब हमारे कढ़ाई लोहे की हुआ करती थी और कलची भी लोहे की होती थी और हम अपनी दाल में हरी सब्जियां भी डालते थे, दल भजिया जिसको कहते हैं, यहाँ बुंदेलखंड की एक बड़ी कॉमन चने की भाजी के साथ में भी हम पत्तेदार सब्जियां डालते हैं, पालक डाल सकते हैं। तो इस तरीके का जो भोजन था उसमें आयरन स्वतः ही हमारे खाने में आ जाया करती थी। मगर समय के परिवर्तन के साथ हमने एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, कुकर इस्तेमाल करने शुरू कर दी। खुले बर्तनों में हमारी भोजन पकाने की विधि अब लुप्त प्राय हो गई है। तो ये कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जिनसे कि जो पहले बहुत अच्छे कहना चाहिए, जो हम प्रकृति के बहुत करीब हुआ करते थे, सीधे सीधे खेतों से जो चीजें आती थी उनका सेवन करते थे, तो बहुत सारी बीमारियां हमें नहीं होती थी। मगर अब हम क्या करते हैं, खेतों वाली जगह कम हो गई है, उसकी जगह प्लॉटिंग हो गई है, घर बन गए हैं, घर में कोई भी ऑर्गेनिक चीजें उग नहीं रही हैं, तो हम बाजार से ला रहे हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स है, जो कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। अच्छा मैम, कैंसर से ही अगर हम बात शुरुआत करें, खासतौर पे महिलाओं में कैंसर को रोकने के लिए एक HPV जो वैक्सीन है वो कितनी कारगर है और उसकी क्या शुल्क है? कहाँ जाके कहा जाता है कि 9 से 14 साल की बच्चियां इसको अगर HPV को लगवा लेती हैं वैक्सीन को तो वो कई कैंसरों से बच सकती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से बताएं कि आखिर ये है क्या? HPV वैक्सीन जो है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट कार्य करता है जी, और इसकी आइडियल एज जो WHO ने बताई है वो 9 से 14 वर्ष, आपने बिल्कुल सही कहा, होती है। बालिकाओं पर इस पे विशेष ध्यान हम इसलिए देते हैं क्योंकि कैंसर सर्विक्स बहुत ही कॉमन कॉज है महिलाओं में। इसके अतिरिक्त एनल कैंसर, पेनाइल कैंसर, वल्वल कैंसर, वजाइनल कैंसर, यूट्राइन कैंसर, इन सब से भी, और मुंह का कैंसर, थ्रोट का कैंसर, इससे भी ये बचाता है। तो और ब्रेस्ट कैंसर में कहाँ कारगर होता है क्या ये? ब्रेस्ट कैंसर में HPV का रोल नहीं है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में सेल्फ एग्जामिनेशन का रोल है। तो यदि हम अवेयरनेस रखें और महिला स्वयं अपनी जांच करती रहे तो शुरुआती लक्षण वो पकड़ सकती है, और अगर शुरुआत में किसी बीमारी को हम पकड़ लेते हैं तो तकरीबन पूरा ही उसको ठीक कर सकते हैं। हम आउटरीच एरिया, रूरल एरिया और स्लम एरियाज में जा रहे हैं। अभी 21 तारीख को भी हमारी सोसाइटी ने एक कैंप रखा है, तो हम उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जो वंचित वर्ग से हैं और जो अस्पताल तक पहुंच नहीं पाते। तो उनको हमें किस तरीके से एग्जामिन करें, मैं बोलूंगी तो ब्रेस्ट कैंसर को बचा सकते हैं। मुंह का कैंसर दूसरा एक कॉमन कैंसर है हमारे बुंदेलखंड रीजन में, जिसका कि अब सबको पता है कि तंबाकू सबसे बड़ा कारण है। और तंबाकू मतलब बीड़ी सिगरेट ही नहीं, गुटखा भी उसी में आता है, नसमंजन भी उसी में आता है, और ये सूंघने वाला जो रहता है वो भी उसी में आता है। तो ये सभी प्रकार के जो तंबाकू के पदार्थ हैं ये कैंसर इतना ज्यादा करते हैं कि मध्य प्रदेश कैंसर कैपिटल है और हमारा बुंदेलखंड एरिया भी इससे अछूता नहीं है। अच्छा, HPV वैक्सीन के बारे में जब आपने बात की और हमने ये भी जाना कि 9 से 14 साल तक की बच्चियों को इसका वैक्सीनेशन किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई महिला इससे ज्यादा उम्र की है तो क्या उनमें भी ये कारगर होता है या उन्हें भी लगाया जा सकता है? ये बिल्कुल लगाया जा सकता है। 26 से लेकर 45 वर्ष की यदि
कोई महिला है और चाहती है कि ये वैक्सीन लगवा ले तो उसे लगवाया जा सकता है, मगर उसकी डोजेस बढ़ जाती है। जब हम 9 से 14 वर्ष के बच्चों में लगाते हैं तो इसकी डोज रहती है सिर्फ 2 वैक्सीन। अच्छा। एक जैसे आज लगाए तो दूसरा 6 महीने के बाद लगेगा। मगर यदि हम 26 वर्ष से ऊपर वाली अवस्था में चले जाते हैं तो फिर 3 डोज लगती हैं। फिर पहली डोज के 1 से 2 महीने बाद दूसरी डोज लगती है और तीसरी डोज 6 महीने बाद। और एक और चीज मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दूं कि 9 से 14 वर्ष के बालकों यानी बच्चों में, लड़कों में भी ये वैक्सीन लगाया जा सकता है, मगर क्योंकि महंगा है और उसकी जो कहना चाहिए इंसिडेंस है कम है, जो जिस प्रकार के कैंसर्स HPV से लड़कों में होते हैं वो बहुत कम है, लेकिन जो लड़कियों में होता है सर्वाइकल कैंसर जो जानलेवा होता है वो 80% प्रोटेक्ट हो सकता है इससे। इसलिए हम लोग स्ट्रेस अभी बालिकाओं पे दे रहे हैं। अच्छा, इसके कोई साइड इफेक्ट वगैरह? बहुत छोटे छोटे साइड इफेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि उस समय पे जहां पे लगा है, ये डेल्टॉइड रीजन में इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है यानी हाथ में लगाया जाता है, तो हल्की सी सूजन आ सकती है, हल्का सा लालपन आ सकता है, जो 12 से 24 घंटे में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अच्छा मैम, आज के दौर में देखा जाए तो एक फैशन और एक ट्रेंड बन गया है कि अगर हम पैकेट बंद जो फूड होता है उसे खाते हैं तो ऐसा स्टाइल वो बन जाती है कि भाई लड़का हो या लड़की हाथ में पैकेट लिए हुए, कहीं चिप्स है, कहीं बर्गर है, कहीं पिज्जा है, ये सारी चीजें खाते हैं और अपने आप को एक अलग सोसाइटी का बताने लगते हैं। लेकिन इससे कुपोषण, इससे मोटापा, ये सारी बीमारियां धीरे धीरे घर कर रही हैं। इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बात को रखा है। ये जो है फास्ट फूड का ट्रेंड मोटे तौर पे हम कहें तो, जो कि एक तरह से आइकॉनिक बन गया है कि हम तो हाई क्लास है, एक स्टेटस सिंबल टाइप का जो हम लोग प्रोजेक्ट करने लग गए हैं, ये बहुत ही गलत धारणा है। और इसमें जो प्रिजर्व करने के लिए चीजें इस्तेमाल होती है, प्रिजर्वेटिव्स जितने भी रहते हैं वो भी कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, और इसमें जो कलरिंग एजेंट्स होते हैं वो भी कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। और जो प्लास्टिक्स रहते हैं, एक और चीज हम जो आजकल कॉमनली यूज करते हैं, प्लास्टिक के बॉटल, बिल्कुल सही, पानी पीने में माइक्रो प्लास्टिक्स उसके अंदर आ जाते हैं। और एक और चीज बताएं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कृपया स्टील की बोतल में या मिट्टी की बोतल में या किसी कॉपर की बोतल में पानी लेकर जाइए। अगर आपकी पानी की बोतल जो आमतौर पे उपलब्ध होती है या किसी अन्य ब्रांड की जो प्लास्टिक की बोतल होती है, यदि वो धूप में और बंद गाड़ी में रह गई तो आप यूं समझिए कि सारे के सारे माइक्रो प्लास्टिक्स उसके पानी में उतर गए। और उसके बाद आपने एक ओपन इनविटेशन न्योता दे दिया कि कैंसर आओ और मुझे अफेक्ट करो। ये ऐसा कितने दिनों तक पिया जाए पानी तो घातक हो सकता है? ये हर पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, क्योंकि सबकी ससेप्टेबिलिटी बिल्कुल अलग अलग होती है। बिल्कुल। मगर डेफिनेटली इसका रोल है और इस पर बहुत स्टडीज हुई हैं, नोबेल प्राइज भी इस बात पर मिल चुका है कि माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे खाने में, हम सोचते हैं कि हम माइक्रोवेव में खाना बना रहे थे तो बहुत ही हेल्दी खाना बना रहे हैं, क्योंकि वो फ्राइड नहीं है और जल्दी से बन गया है, तो जो वर्किंग वुमेन के लिए बड़ा इजी पड़ रहा था। और शुरू में माइक्रोवेव के साथ में 5-7 बर्तन आते थे प्लास्टिक के, हमने भी यूज किए हैं। थोड़े दिन में देखते थे कि वो प्लास्टिक के बर्तन नीचे से इरोड हो जाते थे, ऐसे लगते थे कि उसमें से कुछ खुरच गया है जैसे। हाँ, और अभी भी हम जो नॉन स्टिक लेते हैं तो उसका जो टेफ्लॉन कोटिंग है, अगर वो निकल जाए तो समझिए वो भी सीधा सीधा कैंसर को न्योता दे रहा है। तो ये अगर आपको माइक्रोवेव में काम करना है तो माइक्रोवेव में आप कांच के बर्तन इस्तेमाल करें, प्लास्टिक बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। तो अब उन्होंने वो जो फ्री में दिया करते थे बर्तन बंद कर दिए हैं और अब अपन को कांच के बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए। इसी प्रकार से नॉन स्टिक में हमें लकड़ी के कौचे से उसको चलाना होता है, मगर होता ही है कि बहुत बार हम अपने सर्वेंट्स को दे देते हैं, कुक बना रहा होता है, उसे पता नहीं होता है, उसे जो हाथ में कलछी आती है उसे चलाता है, और अगर एक भी उसमें स्क्रैच आ गया, वहीं से वो कोटिंग हट गई, तो फिर कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स उसमें से निकलने शुरू हो जाते हैं, उसे तत्काल डिस्कार्ड कर देना चाहिए। अच्छा। जरा से भी उसमें स्क्रैचेस दिखाई दे तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा यदि कैंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही, जीवन के लिए भी। तो फास्ट फूड की बात कर रहे थे, तो बच्चों में आजकल मोटापा और कुपोषण, देखने में स्वस्थ लगेंगे लेकिन होते हैं कुपोषित। उनमें पता चला एनीमिया है या कोई दूसरी चीजों की कमी है, मल्टीविटामिन्स की कमी है, विटामिन डी, B12, ये सबसे ज्यादा कमी दिखाई देती है। Absolutely. तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे इसलिए होता है कि
दो रीजंस हैं इसके। एक तो ये है कि जो खाना आपने बताया उनका इस प्रकार से है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। हाँ। जिस चीज की उनको ज्यादा जरूरत है, प्रोटीन्स, वो बॉडी में नहीं जा रहे, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट जा रहे हैं और फैट जा रहा है। हाँ। जो कि डिपॉजिट हो रहे हैं। दूसरा है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ग्राउंड में खेलते हुए बच्चे आजकल बहुत कम दिखाई देते हैं, मोस्टली मोबाइल पे ही खेलते रहते हैं। सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया। स्कूल से आए, जल्दी से कपड़े बदले, खाना खाया और कोचिंग को चले गए। बिल्कुल। कोचिंग से आए, मोबाइल थोड़ी देर देखा, उसके बाद सो गए। तो उनका तो फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट निल हो गई है। पहले साइकिल से कॉलेज जाते थे या पैदल जाते थे, स्कूल जाते थे, लेकिन अब बस से जाते हैं या मोपेड से जाते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी नगण्य हो गई। आउटडोर गेम बंद हो गए। कबड्डी, गिल्ली डंडा ऐसे खेल होते थे, फुटबॉल, हॉकी, सब बंद हो गया। वीडियो गेम खेलते हैं, मोबाइल पर लगे रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आखिर हम जा कहाँ रहे हैं मैम, और इसे कैसे रोका जाए? समाज जिस दिशा में जा रहा है उसको रोकने के लिए तो समाज के लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। पेरेंट्स को भी आना पड़ेगा, टीचर्स को भी आना पड़ेगा, और जितने लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा। सही कहा आपने। और दूसरा, जैसे मेरी बेटी AFMC से पढ़ी है, तो वहां पे उन्होंने बैन कर रखा था मोपेड्स और मोटरसाइकिल्स को। अच्छा। कॉलेज था लेकिन साइकिल कंपलसरी थी। हाँ। फिजिकल एक्टिविटी उनके यहाँ कंपलसरी थी। 5 बजे उठ के 1 घंटा या 2 घंटा एक्सरसाइज करना कंपलसरी था। तो अगर ऐसे फिटनेस प्रोजेक्ट्स हमारे सभी स्कूल कॉलेजेस में कंपलसरीली गवर्नमेंट जिसको मैंडेटरी करती है, लोग वही करते हैं, उसके अतिरिक्त नहीं करते, तो ऐसे कुछ करना चाहिए। और श्रोताओ, ऐसा भी कहा जाता है कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। और हम आपको बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि प्लास्टिक की बोतल का मैंने प्रयोग बहुत पहले से बंद कर दिया है। तो श्रोताओं, आज से आपने भी ये बातचीत सुनी होगी हमारी, और आपने प्लास्टिक के बर्तनों, खासतौर से पानी की बोतल की भयावहता जो सुनी है। आपसे निवेदन है कि इनको बस करें और स्टील के या कांच के बर्तनों का इस्तेमाल शुरू करें। डॉक्टर साहिबा, आप हमारे स्टूडियो आई और बहुत ही उम्दा जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।